क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। देखो 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कह रहा है पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। कोई प्रणालिका है जिसमें पास पास फेरे ऐसे लपेटे गए होंगे, बात समझ में आ रही है। और इसकी लंबाई कितनी दे दी गई, 80 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है और इसमें 5 परतें, यानी ऐसे नहीं लपेटा गया होगा। एक परत तो यहां तक हो गया, अब दूसरा परत देखना, फिर ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही। अब तीसरा परत देखना, हाँ बिल्कुल इसी के ऊपर, बात समझ में आ रही है। ऐसे 5 परत चढ़ाई गई है इस पर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर लास्ट में ऐसे मिलेगा, एक इधर एक उधर, ठीक है। ओके, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं, यानी एक परत में 400 फेरे, तो 2 परत में 800 फेरे, अब 5 परत में 5 गुणे 400 फेरे, 2000 फेरे। तो कुल फेरों की संख्या दे दी गई, कुल फेरों की संख्या और कुल लंबाई, यानी आपको यहाँ एक प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नहीं देगा, तब आप लोग निकाल लेना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n/r, कुल फेरों को कुल लंबाई भाग कर लेना। चलो लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर दिया क्या क्या गया है आपको, सॉल्यूशन देखना। पहले तो 80 सेंटीमीटर लंबाई, प्रणालिका की लंबाई L बराबर 80 सेंटीमीटर, इसको आप चेंज कर सकते हो मीटर में, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 10⁻⁻²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80 इंटू, जहाँ सेंटीमीटर है बेटा वहाँ 10⁻²। बात समझ में आ गई। ओके, अब देखना प्रत्येक परत में फेरों की संख्या बराबर कितना है, 400। ये प्रत्येक परत है, और कितने परत हैं, 5 परत। तो प्रत्येक परत का मतलब सब में, तो एक परत में 400, 2 परत में 2 गुणे 400, 3 परत में 3 गुणे 400, ऐसे 5 परत हैं। तो इसलिए 5 परत में फेरों की संख्या कह सकते हो, प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या है ना, कितनी होगी, 5 गुणे 400। यहाँ लिखेंगे बेटा 5 गुणे 4, कितना होगा, 2000, इतने फेरे हो गए, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अभी हम लोग निकाल के लिख देंगे। आगे देखना, प्रणालिका का व्यास डाया दे दिया गया है, ये इधर साइड से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा ना, तो उसका व्यास दे दिया है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये इसका डाया है 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमसे गणना करने के लिए पूछा है, वहाँ पे कोई काम नहीं इसका, आपको b का मान ही तो बताना है। b इक्वल टू μ0 होता है, μ0 हम पहले से जानते हैं, n अभी निकाल ही लेंगे, कैपिटल N बटे कैपिटल L, और I की वैल्यू दिया ही है, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बात समझ में आ रही है, इससे भ्रमित मत होना। दिया है लिख लेना, इसको भी क्या दिया है, प्रणालिका का व्यास कितना दिया, 1.8 सेंटीमीटर, इसको कुछ मत चेंज करो, ऐसे लिखा रहा है। तो फिर क्या दिया है, यदि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित, इस प्रणालिका में हम लोग धारा कितना प्रवाहित कराएं, 8 एम्पियर की, फिगर से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो धारा का मान यहाँ पर दे दिया है 8 एम्पियर, कोई दिक्कत, आपको ये दे दिया, आई एन दे दिया, और यल दे दिया, बस इसी से काम चल जाएगा। अब पूछ रहा है, तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए। इसके प्रणालिका के भीतर यहाँ कहीं, और केंद्र के पास, यानी उसके अक्ष पर, बात समझ आ रही है, किनारों पर नहीं, इधर और उधर नहीं पूछा है, केंद्र के पास,
क्योंकि आप जानते हो किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है ना, बीच में एक समान होता है, वहां पर पूछा है। तो ठीक है, प्रणालिका के भीतर इसको हम लोग क्लियर कर लें, अलग अलग क्या क्या दिया है, कैसे लिखे हैं। ठीक है, प्रणालिका के भीतर केंद्र के समीप, क्या बात है भाई, केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, इसका परिमाण आपसे पूछा है बी। क्लियर है बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल समझना था आपको। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं कि, भले ही ना जानते हो लिखना जरूरी है। प्रणालिका के भीतर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र? म्यू नॉट एन आई। तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन याद रहे n क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, बट L लंबाई में फेरों की संख्या कितना दिया है? देखना बेटा, L लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N दिया है, इसलिए प्रति एकांक लंबाई में एक से तो गुणा करा ही सकते हैं ना, एक से गुणा करा देंगे और एकांक लंबाई को रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसलिए फेरों की संख्या कितना होगा? कैपिटल N बाई, यही तो L गुणे में इधर जाएगा भाग। तो हमको स्मॉल n तो दिया नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको इस तरीके से, इसलिए V इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह कैपिटल N बटे L और इनटू आई। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर समझ में आ रहा है ना? आदर्श वैल्यू रखें। चलो बताओ, म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, आदर्श और अतुल बताओ क्या रख दें? 4000 किलोमीटर, बोलो नितिन बताओ क्या रख दें? अब अगर वैल्यू नहीं आती तब तो हम नहीं सॉल्व कर सकते ना। कितना? बिल्कुल सही, हम सभी जानते हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही तो था। तो अगर आपको म्यू नॉट चाहिए तो 4 पाई इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो जहाँ पे म्यू नॉट है वहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इंटू जहाँ पे n है कैपिटल N, कुल फेरों की संख्या कितनी है? 2000 बटे L 80 गुणे 10⁻⁻², 80 गुणे 10⁻⁻²। ओके, और फिर आई कितना है? 8 एम्पियर, ये लो। अब ध्यान देना, 1 0 से 1 0 इधर हटा दो और 8 से 8 हटा दो। बात समझ में आ रही है? बाकी सबको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करेंगे। देखना बेटा, 4 दूनी 8 और गुणे पाई की वैल्यू 3.1 गुणे 10⁻⁻7 है, 2 0 यहाँ बचा यानी 100, 10⁻+2 आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, 10⁻+2 और 10⁻-2 नीचे था वो भी जाएगा ऊपर, तो उसका भी गुणे होगा तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि आधार समान। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका गुणा करा देते हैं। चलो 800 को 32, 8 1 कम 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, 2 अंक के बाद 10 गुणे 10 की घात, सॉल्व करते हैं, 4 हो गया ना, 7 में से 4 जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह
हम लोग एक अंक दशमलव बाईं ओर लाएंगे तो 2.5 बहुत है ना, 1 2 ये सब क्या है 5 से कम है, छोड़ देते हैं। तो 2.5 गुणे 10 की घात, कितने अंक दशमलव बाईं ओर लाए, एक अंक, तो एक प्लस हो जाएगा। चलो -3 और +1, -3 और कितना आएगा, और ये क्या था v, इसका मात्रक बताना क्या होगा, हाउ, तसला, टेस्ला है ना, ठीक है। चलो और कुछ तो नहीं पूछा इसमें, नहीं ना। हाँ एक चीज है, आप लोग आंसर देखते चलना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया हो, तो ये सब देखते चलना। आप आ रहा है, ठीक। अगला देखें, वो आपके लिए दिया है कि आप 10 मिनट सोचो इसको लगाना कहाँ है ना। चलो ध्यान देना, इसका मतलब होता है कि कितने व्यास का हमको, कितने लंबाई का प्रणालिका बनानी है, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पूछा है बी की गणना, बात समझ में आ रही है, केंद्र के समीप, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं, क्योंकि व्यंजक देखिए आप μ0 ni, तो इसमें तो उसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं यूज करना। बात समझ में आ गई। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वर्गाकार कुंडली है, वर्गाकार होगा तो दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। चलो एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, में 20 फेरे हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसे ऐसे कितने फेरे होंगे, 20 फेरे होंगे। बात समझ में आ रही है, वर्गाकार कुंडली होगी, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है, अच्छा एक एक चीज लिखते चल रहे हैं। अगर दे रहा है कि ये वर्गाकार कुंडली है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसके तल का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, यही तो, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर भुजा स्क्वायर। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन, जो जो दे रहा है उसको लिखते चलिए आप लोग। तो कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है, का होल स्क्वायर, यही तो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई उतना ही होगा। अच्छा आप सभी जानते हो बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻², ये भी होता है। तो जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 × 10⁻², मीटर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, मीटर स्क्वायर में निकाल रहा हूँ है ना क्षेत्रफल। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात -2, आधार समानों गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो -2 और +1 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1, यही तो आएगा। तो इसके भीतर बचेगा 10 की घात -1 मीटर का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे वर्ग होगा, तो घात की घात की घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 10 माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2, और मीटर की पावर कितनी है 1, तो 2 1 कम मीटर स्क्वायर, इतना इस कुंडली के तल का क्या होगा, क्षेत्रफल। ये भी काम लगेगा ना, इससे निकालनी। चलो हो गया, तो एक चीज तो ये मिल गया, इसका काम रहेगा। और क्या दिया है आपको, 20 फेरे, 20 फेरे दे गए हैं आपको, उसको भी देख लेते हैं। ए मिल गया आपको, यन 20, ये और क्या दिया है, उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई भी मिल गया, एन आई ए भी है ना, तो आई कितना दिया है 12 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया है, हाँ बेटा कुंडली ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है, ऐसे कुंडली है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे में, बात समझ में लटकी हुई है, लेकिन इसके तल पर खींचा गया अभिलंब मीन्स क्षेत्रफल सदिश, बात समझ में आ रही है, 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है
और उसकी वैल्यू भी दी गई है, लिख देंगे b। कितना दिया है बेटा? 0.80 टेस्ला। बात समझ में आ रही? ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा से जो क्षेत्रफल सदिश है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ थीटा का मान कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो मैथमेटिकली तो आप सब कुछ लिख लिए। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण, यानी केवल परिमाण ज्ञात करना है। टाई इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ठीक है, सब कुछ है आपके पास। n है, I है, A है, B है, थीटा निकाल सकते हो। फिगर से भी समझ लो। देखना बेटा, आपके पास ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वैल्यू आपको दे दी गई है ना। इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसमें वर्गाकार कुंडली रखी है। एक वर्ग ले लेते हैं, ये इसमें कितने फेरे हैं? 20 फेरे हैं, लेकिन इसके तल के लंबवत जो सदिश है वो B के साथ कुछ कोण बना रहा है। मान लेना ये है, ये क्या है बेटा? वेक्टर ए। और ये किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर बी। यही तो वेक्टर बी की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर। तो फिगर आपको समझ में आ गया। अच्छा, इस कुंडली में 12 एम्पीयर की धारा बह रही है, 20 फेरे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी पर कितना टॉर्क लग रहा है, कितना आघूर्ण लग रहा है, बात समझ में आ रही है? वो आपको बताना, उसका केवल परिमाण बताना, दिशा वगैरह नहीं पूछा, बता देंगे। ये फिगर है आपके समझने के लिए, चाहो तो बना लेना। चलो बेटा ध्यान देंगे, लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना होता है? टाई इक्वल NIAB साइन थीटा। NIA क्या है बेटा? ये कुछ और भी है ना, चुंबकीय आघूर्ण है ना, यम। चलो याद रखना बस। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। n की वैल्यू कितनी है? हाँ 20। और I की, A की 10⁻⁻², B की 0.80 और गुणे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा दो, 10 बचेगा, है ना? यही ना? ओके, बातचीत मत करो बेटा। आप एक काम करिए, 12 का इससे गुणा करा लो, ठीक है? फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा। चलो क्या क्या बचा है? 12 गुणे 0.80 और कुछ बचा है? बस हाँ, इसको 10⁻⁴ में कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आया? 9.6 गुणे 10⁻⁻² पहले से था और 10⁻⁻ यहाँ 1 बचेगा ना, तो आधार समानों गुणे में खाते जुड़ जाती है। और कुछ नहीं है? ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 9.6 × 10⁻⁴, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 2 में से एक जाएगा 1, 10⁻⁻1 हर में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 1 अंक 10 इधर आ जाएगा, यानी 0.96। यही लिख दो आंसर इसका, 0.96।
इसका मात्रक बताना बेटा, बताओ। न्यूटन मीटर। आंसर चेक करना बेटा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसका सलूशन समझ में आया कि बस ऐसे ही बैठे हो? नहीं सर आया। अगला देखो बेटा, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, क्वेश्चन देखना बेटा। कहा है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। मान लो बेटा दो चल कुंडली धारा मापी है, दोनों का नाम दे दिया शॉर्ट में। कहा पहले वाले को आप M1 मान लो और दूसरे वाले को M2 मान लो। ठीक है, उसके विवरण नीचे दिए गए हैं। R1 का मतलब पहली कुंडली का प्रतिरोध, बात समझ में आ रही है। N1 का मतलब पहली कुंडली में फेरों की संख्या, पहली कुंडली का मतलब पहली जो धारा मापी है उसमें जो कुंडली लगी। ओके, A1 का मतलब उसके तल का क्षेत्रफल और B1 का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ 1 लिखा है ये सब क्या था, पहले गैल्वेनोमीटर के लिए। जहाँ जहाँ 2 लिखा है वो सब दूसरे गैल्वेनोमीटर के लिए। लेकिन एक चीज क्या है, दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, जिसको आप C से या फिर स्मॉल k से लिखते हो, है ना। C से लिखते हो, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, मरोड़ दृढ़ता, टॉर्जनल रिजिडिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, एठन नियतांक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ये चीज वो कह रहा है कि दोनों में समान है, यानी C1 बराबर C2 बराबर C, दोनों बराबर होगा। ओके, और फिर इसमें पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे ए पूछा है M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं, बी में पूछा है M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात याद करिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं M1 और M2 के लिए धारा सुग्राहिता और M1 और M2 के लिए वोल्टता सुग्राहिता। क्लियर? देखना बेटा, ए को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ए क्या दिया है, धारा सुग्राहिता। फार्मूला देखना बेटा, सूत्र SI करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन C, यही तो होता है। N क्या होता है, कुंडली में फेरों की संख्या, A उसके तल का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, और C क्या होता है उसका नियतांक, स्प्रिंग का नियतांक। ओके, सारी चीज आप जानते हो बेटा। अच्छा, M1 के लिए अगर हम इसमें लगाएं, किसके लिए, M1 के लिए, तो उसको आप लोग लिख लेना SI1, ऐसे मान लो कुछ, ठीक है ना। SI1 बराबर होगा क्या, तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, N1 A1 V1 अपॉन C, ये दोनों में बराबर होगा। इसको बना लिए। अब M2 के लिए देखना, हाँ, करंट सेंसिटिविटी यहाँ 2 लिख लेंगे, तो N2 A2 V2 अपॉन C, ये दोनों में बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कहा है पहले क्या लिखा है, M2 पहले लिखा है, तो M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात बताना है। यानी जिसको पहले लिखा है वो अंश में रहेगा, बात समझ में आ रही है, जिसको बाद में लिखा है वो हर में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SI2 अपॉन SI1। क्लियर? तो लिखेंगे ना, अब M2 व M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात ठीक है बेटा। तो M2 पहले लिखा है इसलिए हम लोग लिखेंगे SI2, इसको अंश में कर देंगे और SI1 को हर में कर देंगे। बात समझ में आ रही, भाग करवा दिए, तो फिर ये अंश में रहेगा, ये हर में रहेगा, और C से C कट जाएगा। क्लियर? क्या बचेगा बेटा,
N2A2B2 अपॉन N1A1B1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबकी वैल्यू रखो और काटो पीटो। क्लियर? हाँ, और आंसर देखते हैं कितना आएगा। दिख रहा है? N2 की वैल्यू बोलना बेटा, 42। A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 की वैल्यू 0.50 टेस्ला बस, अपॉन N1 की वैल्यू 30, A1 की वैल्यू 10⁻³ और B1 ये तो सब अभी कट जाएगा। चलो देखते हैं, इसको काटेंगे, दशमलव हटा देना है ना, तो इसको काटेंगे 25 दूना और इसको काटेंगे, ये तो पूरा कट जाएगा। दशमलव हटाना 18 दूना। अच्छा, दशमलव हम कैसे हटा पा रहे हैं? दशमलव स्थान बराबर है ना। देखो 2 से 2 भी कट गया, केवल यही तो बचा। 30 से 42 को भाग कर दो, डायरेक्ट भाग कर दो। अभी लास्ट में भी दशमलव में ही तो आएगा। कितना है? 42, 30, 1.4। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, बातचीत मत करो, यहाँ लिख लेंगे। इसलिए SI2 अपॉन SI1 बराबर 1.4। बताओ, समझ में आया? ठीक है, दूसरा देख लेते बेटा। बी है ना, इधर देखो, बी में क्या कहा है? M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात याद करें। इसका भी फार्मूला कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, केवल यहाँ R हो जाएगा। यही तो था, हम लोग निकाले थे वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। यही तो दोनों में रिलेशन देखे थे। इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे तो सेम आएगा, NAB अपॉन CR। लो, CR भी आ गया। बात समझ में आ रही है? अभी भागना मत, आंसर आ जाएगा तब फिर देखा जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी है? अभी दोनों का देख लेते हैं। R1 ठीक है 10, R2 14, 1.4 आया था ना, 1 आएगा यहाँ। देखो तो लिखेंगे सूत्र वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB अपॉन CR से। ये दोनों गैल्वेनोमीटर के लिए लगाओ। M2 के लिए पहले लगा लो, M2 के लिए तो M2 के लिए देखेंगे तो SB2 मान लेना इसको। SB2 होगा क्या? N2A2B2 अपॉन CR2। C तो दोनों में वही रहेगा बराबर। उसने क्या दिया? दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। ऐसे आप M1 के लिए लगाइए। M1 के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको 1 मान लेना, तो N1A1B1 अपॉन CR1। ये CR1 है, वो CR2। ठीक है, एक काम करो, SB2 को SB1 से भाग कर दो, क्योंकि यहाँ भी M2 पहले का है, M1 बाद में का है। तो M2 क्या होगा? अंश में होगा, M2 के लिए जो भी कैलकुलेशन है, और M1 के लिए, इसलिए यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेना। ये लैंग्वेज लिख लेंगे, धारा की जगह क्या लिख देंगे? वोल्टेज।
वोल्टेज सुग्राहिताओं का क्या चीज? वोल्टेज। अब सही है, वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात। बात समझ में आ रही है? ओके, M2 पहले है तो इसको पहले लिखो। क्या लिखेंगे? SV2 अपॉन SV1, और इन दोनों की वैल्यू भी रखो यहाँ पे। तो देखो, इसको जब ये भाग करेगा तो C कट जाएगा, R1 का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा और इस पूरे का गुणा R2 में हो जाएगा। बात समझ? डायरेक्ट लिखें कि एक स्टेप और बढ़ा दें? चलो देखते हैं। तो N2 A2 B2 और R1 का गुणा इसमें हो जाएगा इंटू R1 अपॉन, यहाँ पे देखना C तो कट ही गया, R2 बचा, R2 में इसका गुणा हो जाएगा तो N1 A1 B1 इंटू R2, यही आएगा डायरेक्ट। भाग करके देख लेना, ठीक है ना? ओके, वैल्यू पुट करिए और देख लेते हैं। नहीं बेटा, बात नहीं करोगे। चलो वैल्यू रखना। N2 की वैल्यू कितनी है? 42। और A2 की वैल्यू, एक तरीका बताऊं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये वाला तो पूरा आपको पता है ना, N2 A2 B2 और अपान N1 A1 B1, ये पूरा पता है। इस पूरे की जगह 1.4 है, लिख दो। हाँ 1.4 है ना, और बचा क्या है? R1 बटे R2, तो R1 बटे R2 की वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू कितनी है? 100, तो 10 और बटे R2 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो देखना बेटा, 10 बोलो हटाओगे, एक जीरो बढ़ा दो, तो 14 से 14 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 बच जाएगा। बस यह तो तू सब कहा था, हम जान नहीं पावत रहे। बताओ, एकदम क्लियर है? बस इतनी चीज आपसे पूछा था।